वो लड़की चलते ट्रैफिक के दरमियान फंसी हुई सख्त परेशान बल्कि हवास बाख्ता थी। दोपहर की तपती धूप में पीने से नहा चुकी थी। वो कई रिक्शों को रुकने का इशारा कर चुकी थी। मेरे देवर को नई नई नौकरी मिली थी। दीगर मुराद के साथ एक जीप भी मिली। अख्तर भी बहुत आहिस्तगी से जीप चला रहा था। जब मैं लड़की के करीब पहुंचा तो सोचा कि क्यों न इस रश में फंसी हुई को लिफ्ट दे दूं। तभी जीप रोक कर कहा कि आओ, आपको जहां जाना है पहुंचा दूं। अख्तर की पेशकश पर ज्यादा घबरा गई। जी नहीं, शुक्रिया, उसने कहा। घबराओ नहीं, मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूं। मेरी गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी है इसको देखकर अंदाजा कर लो। उस वक्त तुमको कोई सवारी नहीं मिलेगी। लड़की ने जीप का जायजा लिया और कुछ तसल्ली हो गई तो वो झिझकती हुई गाड़ी में बैठ गई। दौरान सफर बातों से पता चला कि वो इंटर की तालिबा है। रोज सहेली के साथ इसकी गाड़ी में आती जाती थी। आज सहेली ना आई तो अकेले ही आना पड़ा। इत्तेफाक ये कि जिस जगह वो रहती थी वहां करीब ही हमारा घर था। जब अख्तर ने इसको इसके घर के करीब उतारा तो अपना कार्ड भी इसे थमा दिया, जैसा कि अक्सर नौजवानों की आदत होती है। लड़की ने मुस्कुरा कर वो कार्ड अपने पर्स में रख लिया। घर आकर अख्तर को ख्याल आया कि उसने तो लड़की को अपना कार्ड दे दिया था, लेकिन उसने नाम तक नहीं बताया था। अभी वो इसी सोच में था कि फोन की घंटी बजी। फोन अख्तर ने उठाया। पूछा कौन? जवाब मिला, वही दोपहर वाली। नाम तो बता दीजिए। उसने अपना नाम सदिया बताया। इसके बाद वो 15 मिनट तक मेरे देवर से बातें करती रही। इसके बाद ये मामूल हो गया कि सदिया फरीद को शाम को रोज फोन करती और इसे भी इस लड़की के फोन का इंतजार रहता था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। इस दौरान ये दोनों काफी एक दूसरे के करीब आ चुके थे और मैं देख रही थी कि मामला संजीदा होता जा रहा है। तभी मैंने लड़की का अता पता मालूम किया। मालूम हुआ कि वो इसी कॉलेज में पढ़ती है जहां मैं प्रोफेसर थी। चूंकि वो आर्ट सेक्शन में थी और मैं साइंस सेक्शन में पढ़ाती थी, तभी मेरी इस मुठभेड़ नहीं होती थी। मैंने फरीद से बात की कि ये जो तुम्हार फोन पर लड़की से सिलसिला चल है तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा। उसने कहा, भाभी मीर अलिफ सदिया से शादी का इरादा है। इसके लिए तुम दोनों को अपने वालिदैन को राजी करना होगा, जो एक मुश्किल मरहला है। वो तो है, फरीद बोला, मगर भाभी आप जो हैं आप मदद करनेगी। पहले लड़की से पूछ लो, देखो वो क्या कहती है। वक्त के साथ साथ फरीद और सदिया के फोन पर गुफ्तगू के औकात भी तब्दील होते रहे, लेकिन ये दोनों मुसलसल राबता में थे। एक रोज फरीद को मैंने काफी परेशान देखा। पूछने पर पता चला कि सदिया ने इसको फोन पर बताया था कि इसके मामू का लड़का बीमार है, किसी तो ठीक नहीं हो रहा। लगता है इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब होता जा रहा है। इस पर मैंने कहा कि खुदा इसको शिफा दे। तब पर यशन होकर वो बोली, असल में डॉक्टर ने सदिया के मामू को ये मशवरा दिया है कि वो बेटे की शादी कर दें, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब सदिया के मामू अपनी बहन और बहनोई से इमरान के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। सदिया का रिश्ता? जी भाभी। तभी इसने परेशान होकर मुझे फोन किया है। फरीद से ये बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। अगर शादी के बाद भी इमरान ठीक ना हुआ तब तो सदिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। इस दिन के बाद मेरा देवर काफी परेशान रहने लगा। तब मैंने फरीद को तसल्ली दी और मदद का वादा किया। मैंने अपने सास ससुर को एतमाद में लिया और रिश्ते के लिए उनको राजी कर लिया। सदिया को अपनी शागिर्द बताया और मना लिया कि वो जल्द अज जल्द इसका रिश्ता तलब करने सदिया के वालिदैन के पास उनके घर जाएं। एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी सास को लेकर मैं सदिया के घर गई। इसके घर वाले बहुत खुश इखलाकी से मिले। रिश्ता के बारे में कहा कि हम सलाह मशवरा करके जवाब देंगे। यूं लगता था जैसे उन्होंने हमको पसंद कर लिया है। मुझे तो यकीन हो गया कि सदिया अब मेरे देवर की दुल्हन बनने वाली है।
वो खूबसूरत थी, गुफ्तगू से अच्छी लगी। इसका तालीमी रिकॉर्ड भी अच्छा था। मैंने इसकी क्लास टीचर से सदिया के बारे में मालूमात ली तो उन्होंने भी इस बच्ची की तारीफ की थी। सदिया का बाप एक ऑफिसर था। पढ़े लिखे लोग थे और खुशहाल घराना था। सिर्फ उसकी वालिद ज़्यादा पढ़ी लिखी न थी, बाकी तमाम फैमिली तालीम याफ्ता थी। मैं दूसरे तीसरे रोज सदिया की उम्मी को फ़ोन करती थी। मेरे देवर के लिए ये इंतज़ार के दिन क़यामत के थे, क्योंकि लड़की के घर अब भी सलाह मशवरे हो रहे थे। घर वाले सोच रहे थे कि ये रिश्ता कबूल कर या नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल गैर लोग थे। उधर लड़की का मामू मुमानी जोर लगा रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। आखिर इन लोगों की फतह हुई और अपने बेटे के लिए भांजी का रिश्ता लेने में कामयाब हो गए, जबकि लड़की इस रिश्ते पर कतई राजी न थी। भला ऐसे लड़के से कौन लड़की खुशी से शादी करती जो ज़हनी तौर पर नॉर्मल ना हो। जब फरीद ने सुना कि सदिया के वालिदैन ने इसका रिश्ता इमरान से तय कर दिया है तो वो गुमसम हो गया। उधर सदिया की यह हालत थी कि मुर्दा सी बिस्तर पर पड़ गई थी, जैसे किसी ने इसकी जान निकाल ली हो। इसके वालिदैन को इल्म ही न था कि उनकी बेटी फरीद को पसंद करती है। ये सारा किया धुरातवास की कम अक्ल माँ का था, जिसने भाई की मोहब्बत में उसकी इल्तिजाओं पर बेटी को कुर्बान कर दिया था। अगले कई दिनों तक फरीद का दिमाग माउफ रहा था, जैसे किसी ने इससे सोचने समझने की ताकत छीन ली हो। 2 हफ्ते बाद एक रोज़ फ़ोन की घंटी बजी, इसी मखसूस टाइम पर जब वो फरीद को फ़ोन करती थी और वो फ़ोन के करीब ही रहता था। इसने फ़ोन उठाया। सदिया बोल रही थी, मुझे मुआफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ। वो वही थी, तुम चाहो तो मैं घर से भागकर तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करने पर तैयार हूँ। ऐसा मत सोचो, फरीद इसे समझा रहा था। तुम्हारे वालिदैन का हक भी तुम पर वाजिब है, उनकी इताअत करवाकर मुझे भूल जाओ। ये मुनासिब नहीं कि हम उनको भूल जाएं और खुशियों का रास्ता तलाश कर इनको रंजीदा कर। भाग जाने से बेहतर है जुदाई का दर्द हमारे दिल में रह जाए। कम अज कम तुम्हारे वालिदैन डालने वालों के सामने रुस्वा होने से तो बच रहेंगे। रिश्ता तय होने के 1 माह बाद सदिया की शादी इसके मामूजात से हो गई। सदिया निकाह पर राजी न थी, मगर जबरदस्ती उसे मजबूर किया गया था। अपनी माँ की खातिर इसको यह कुर्बानी देनी पड़ी और माँ ने भाई के लिए बेटी की खुशियों का खून कर दिया। इसको उम्मीद थी कि सदिया जैसी अच्छी जीवन साथी पाकर उसका भतीजा नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा ना हो सका। इमरान को पहले भी दौरा पड़ता था, अभी दिन दौरे पड़ने लगे, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। बीवी को कभी आया कहकर बुलाता, कभी उम्मी जान। गरज ऐसी निराली बातें करता कि अफसोस होता था उसकी जवानी पर। उधर सदिया बेचारी अब जीती थी ना मरती थी कि सारी उम्र उसको एक पागल के साथ गुजारनी थी। इमरान का इलाज हो रहा था, मगर मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हमने तो ये सोच कर सब्र कर लिया कि सदिया हमारे नसीब में नहीं थी, लेकिन कुदरत के लिखे को कौन टाल सकता है। इमरान जो पहले थोड़ा सा खिसका हुआ था, अब बिल्कुल ही आपे में ना रहा था। इलाज कराते इमरान को 2 बरस हो गए और ये अरसा बेचारी सदिया ने अंगारों पर लूटकर गुजार है। इस असना में इसके पागल शौहर ने उसे इस कदर पर यशन किया कि वो खुद नीम पागल लगने लगी। एक रोज़ में और फरीद अपने एक अजीज़ की इयादत को अस्पताल गए तो वहाँ हमारी मुलाकात सदिया और उसकी वालिदा से हो गई। हम तो सदिया को देखकर पहचान ही ना सके कि जिसको देखकर गुलाब का फूल भी शर्माता था, आज वो दायमी मरीज़ा लग रही थी। इसकी वालिदा ने हमको आवाज़ देकर बुलाया। आज वो बहुत पशेमान थी कि नाहक भाई की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ऐसा गलत फैसला किया और बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। लेकिन अब मैं या फरीद इसको क्या कह सकते थे सवाए इसके कि आंटी अब का कसूर नहीं, जो किस्मत में था वो हो गया। बालाखर वो हर्फ मद ज़बान पर ले आए। कहा कि अगर आप चाहें तो अब भी मैं सदिया का रिश्ता आप लोगों को देने को तैयार हूँ, क्यों न कहा हम अपनी बच्ची को ससुराल से ले हैं और तलाक करा रहे हैं। अब मजीद ये पागल के साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर फरीद और भी अफसुर्दा हो गया।
इसने बेबसी से मेरी तरफ देखा तो मैंने आंटी से कहा, अभी भी देर नहीं हुई, हम जल्द अब से राब्ता करेंगे। फरीद सदिया से टूटकर मोहब्बत करता था और अभी तक शादी न की थी, इसलिए मेरे सास ससुर भी मान गए और हम सदिया को इद्दत गुजारने के बाद अपने घर दुल्हन बनाकर ले आए। फरीद और सदिया मेरे आज तक मशकूर हैं कि मैंने उनका साथ दिया। बस मैं तो यही चाहती थी कि सदिया की जिंदगी में वो खुशियां लूट आएं जिसकी वो हकदार है। इसकी माँ से इस पर जुल्म किया, लेकिन आज जब मैं फरीद को सदिया के साथ खुश देखती हूँ कि थोड़ा सा दिल बड़ा करने से खुशियां आपके दरवाजे पर भी दस्तक दी सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।